जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आज 18 नवंबर को सन 1962 एक ऐसी लड़ाई हुई थी जो आज तक लोग याद करते हैं। एक ऐसी अजीब, ऐसी खौफनाक, ऐसी दिल दहला देने वाली लड़ाई जो आज तक इंडियन आर्मी में कहते हैं कि ऐसी लड़ाई ना कभी हुई ना कभी होगी। दोस्तों, मेरी रेजिमेंट की कहानी है। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह कहानी कई बार मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज फिर यह कहानी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों 18 नवंबर की बात है। चाइनीज ने भारत पे अटैक कर दिया था और धीरे धीरे एक एक भारतीय सेना की पोस्ट को रौंदते हुए, बर्बाद करते हुए चीनी सेना आगे बढ़ रही थी। ट्राई जंक्शन, दमचोक, दौलत बेग ओल्डी, एक एक करके पोस्ट गिर रही थी। उसके बाद चीनी फौजें बिल्कुल सामने आ गईं और सामने आने के बाद दोस्तों चीनी फौजों ने बोला कि हमारे सामने, बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ अस एक फीचर है और वो फीचर हमें ऑक्यूपाई करना है। दोस्तों, उस फीचर में थे 122 भारतीय सैनिक। उन 122 भारतीय सैनिकों ने एक रात में इतिहास रच दिया। यह कहानी उन 122 सैनिकों की है। यह कहानी रेजांगला की है। दोस्तों, तकरीबन 16,000 फुट की ऊंचाई, -20, -25 डिग्री का टेम्परेचर, ईस्टर्न लद्दाख। आप सब लोग गलवान के बारे में तो जानते ही। आप सब लोगों ने वो फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6 टेलीविजन की डिबेट्स में बहुत सुना है। आप सब लोगों ने तांगसे के बारे में, पेंगोंग सो लेक के बारे में, इन सब के बारे में सुना है ना आप लोगों ने। दोस्तों, बस उसी के आसपास की बात है ये। वो थोड़ा इस तरफ, रेजांगला थोड़ा इस तरफ, बस, और कोई बात नहीं। दोस्तों, चीनियों ने अटैक करा और जैसा मैंने आपको बताया, एक एक करके भारतीय पोस्ट जो थी, क्योंकि हम लोग कम थे, चीनी फौजों की तादाद ज्यादा थी और हर जगह से चीनी अटैक करते थे, घेर के अटैक करते थे। दोस्तों, ना हमारे पास हथियार अच्छे थे, ना हमारे पास विंटर की क्लोथिंग अच्छी थी। हथियार वही पुरानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय महायुद्ध की 303, वही बोल्ट एक्शन। कपड़े बड़े नॉर्मल से, कोई 2 स्वेटर पहना है, कोई उसके ऊपर विंडशीटर पहना हुआ है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के लिए जो क्लोथिंग होती है, जो कपड़े होते हैं फौज के, वो हमारे पास थे ही नहीं। लेकिन चाइनीज आर्मी के पास ये सब था। दोस्तों, उनके पास लेटेस्ट ऑटोमेटिक हथियार थे, उनके पास उस वक्त वहां पे एक्टिव आर्टिलरी थी, उनके पास एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के लिए जो विंटर क्लोथिंग थी वो भी थी, और चीनी फौजें बड़ी तेजी से, रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 13 कुमाऊं के एरिया में चीनी फौज पहुंची और वहां पे चार्ली कंपनी तैनात थी। दोस्तों, यह कहानी चार्ली कंपनी की है। इन्फेंट्री बटालियन में जैसे कंपनीज होती हैं, राइफल कंपनीज होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी। मैं आपको बताता चलूं, 13 कुमाऊं रेजिमेंट प्योर अहीर बटालियन है। क्योंकि मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ कुछ बटालियंस हैं प्योर कुमाऊं नहीं है, कुछ कुछ बटालियंस हैं वो प्योर अहीर हैं, उसी प्रकार से कुछ बटालियंस हमारी रेजिमेंट में मिक्स हैं, जिसमें कुमाऊनी भी हैं, जिसमें अहीर भी हैं। मेरी खुद की यूनिट 17 कुमाऊं प्योर कुमाऊनी बटालियन है, 3 कुमाऊं राइफल्स प्योर कुमाऊनी बटालियन है। उसी प्रकार से 11 कुमाऊं और 13 कुमाऊं प्योर अहीर हैं। तो 13 कुमाऊं जो कि प्योर अहीर बटालियन है आज की तारीख में भी, उसकी बात है ये, उसके चार्ली कंपनी की बात है। 122 सिपाही सामने खड़े, साथ में उनका कंपनी कमांडर। 122। और चीनी कितने सामने से? 3000 चीनी। अच्छा दोस्तों, यहां पे जब मदद मांगी तो मदद आ ना पाए, बिकॉज दे वर क्रेस्टेड फॉर आर्टिलरी। यानी कि जब आर्टिलरी आपको, आपकी खुद की आर्टिलरी जब दुश्मन पे मारेगी तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन यहां पे, आप यहां पे बैठे हुए। दे वर क्रेस्टेड फॉर आर्टिलरी, इनकी मदद हो ही नहीं सकती थी आर्टिलरी से। तो जो ब्रिगेड थी, जो ऊपर वाला फॉर्मेशन था, उसने 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी को बोला कि तुम लोग पीछे हट जाओ, जिंदा रहोगे, बचोगे तो एक अगले दिन जाके या किसी और दिन फ्यूचर में तुम चाइनीज से लड़ सकते हो।
एक और दिन मिलेगा तुम्हें अगर तुम जिंदा रह गए, क्योंकि यहां पे जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 122 3000 से कैसे लड़ सकते हैं, कुछ सोचिए दोस्तों। दोस्तों, जो कंपनी कमांडर थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यहां से रेजांगला की कहानी शुरू होती है। कंपनी कमांडर आते हैं और सारी कंपनी को सामने अपने बुलाते हैं और बोलते हैं कि जिसको वापस जाना है वो जा सकता है। ब्रिगेड से ऑर्डर है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपको ऊपर के फॉर्मेशन से ऑर्डर मिला है, पीछे हट जाइए, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। सारे जवानों ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। दे सेड एब्सोल्युटली नॉट, हम यहीं पे हैं, यहीं पे लड़ेंगे। फिर बात हुई। भारतीय सेना में दोस्तों कहते हैं विजय या वीरगति, तो यहां पे विजय तो मिलती नहीं, यहां पे होनी तो वीरगति थी और अगले 24 घंटे में होनी थी। और यही बात कंपनी कमांडर साहब ने अपने जवानों को समझाई। हर एक जवान का एक अलग कारण था, अलग कारण था लड़ने का। कोई देश के लिए, कोई रेजिमेंट के लिए, कोई पलटन के लिए, कोई अपने साथी के लिए, लेकिन सब लोगों के मन में एक ही बात थी, हम गांव के रहने वाले हैं। हम क्या कह के गांव वापस जाएंगे और गांव में जाके हम क्या कहानी सुनाएंगे? गांव वालों को तो यह समझ में नहीं आएगा कि ब्रिगेड ने यह हुक्म दिया और ऊपर से डिव हेडक्वार्टर से यह हुक्म आया। कई लोगों ने तो यहां तक सोचा कि क्या मेरा बच्चा मेरा स्वागत करेगा, क्या मेरी खुद की बीवी मेरे पास आके बैठेगी, क्या मेरा बाप मुझे गले से लगाएगा। उनको तो यही लगेगा कि मैं कायर हूं, उनको तो यही लगेगा कि हम सब बुज़दिल हैं। सब लोगों ने मना कर दिया दोस्तों, और धीरे धीरे लड़ाई की उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। ये जितने भी ट्रूप्स थे, जितने भी सिपाही थे, और उनका कंपनी कमांडर, उनके कंपनी कमांडर जोधपुर राजस्थान के रहने वाले, मैदानी इलाका। और जो ट्रूप्स थे, जो सिपाही थे, वो ज्यादातर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, उसमें यूपी के भी थे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रेवाड़ी हरियाणा के थे, लेकिन ज्यादातर रेवाड़ी के थे, जो कि हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो कहते हैं कि अहीरों ने कभी इतने ऊंचे पहाड़ नहीं देखे थे जितने लद्दाख में हैं। अहीरों ने कभी इतने ऊंचे पहाड़ नहीं देखे थे, लेकिन लद्दाख की उन ऊंची पहाड़ियों ने कभी अहीरों जैसा जज्बा भी नहीं देखा था। और सुबह सुबह सूरज उगने से पहले चाइनीज आर्मी आगे बढ़ती चली गई। जो ओपी था, ओपी ने खबर दी कंपनी कमांडर को, यह बोला कि साहब, चाइनीज फौजें हमारी पोजीशन से 1 किलोमीटर पीछे हैं। कंपनी कमांडर साहब का हुक्म था नो फायरिंग। कुछ समय बाद ओपी दोबारा आया और बोला श्रीमान 500 मीटर दूर। फिर कंपनी कमांडर साहब ने बोला नो फायरिंग। फिर कुछ समय बाद ओपी आया, बोला साहब 300 मीटर दूर, नो फायरिंग। जनाब 100 मीटर दूर है चीनी फौज, नो फायरिंग। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चीनी फौज धड़ल्ले से आगे बढ़ रही है। जब चीनी फौज मुश्किल से 50 मीटर दूर थी, तब कंपनी कमांडर साहब ने बोला ठोको, फायर। चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने पूरा असला खोल दिया और चीनियों की लाशें बिछा दी। दोस्तों, यहां पे कहानी ने एक नया मोड़ लिया। चीनियों ने दोबारा अटैक करा, फिर चीनियों ने तिबारा अटैक करा। चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार ये लोग लड़ते गए, टोकते गए, चीनियों को टोकते गए, और इतनी लाशें हो गई वहां पे, चाइनीज आर्मी की इतनी लाशें बिछ गई कि जिसका हिसाब नहीं। इनकी एमुनेशन खत्म हो गई दोस्तों। जो हमारे फौजी थे, बहादुर फौजी थे, उनकी एमुनेशन खत्म हो गई। जब उनकी एमुनेशन खत्म हो गई तो इन्होंने बैनेट लगाए राइफल के आगे। आपने देखे होंगे राइफल के आगे बैनेट होते हैं, जो चाकू होता है इतना बड़ा, और उससे ये लोग ट्रेंच से बाहर निकले और चीनी फौजियों से लड़ना शुरू करा। लेकिन चीनी फौजियों के जो जैकेट थी, हम लोग इंडियन आर्मी में इसको कोट पारका बोलते हैं, उन्होंने जो जैकेट पहनी थी वो इतनी मोटी थी, इतनी मोटी थी कि हमारे बैनेट अंदर घुस नहीं पाए, हमारे बैनेट टूट गए। इन्होंने राइफल को उल्टा करके चाइनीज सोल्जर्स को मारा। जब इनके हथियार टूट गए दोस्तों, इन्होंने पत्थर से चाइनीज सोल्जर्स को मारा।
और जब इनको पत्थर भी नहीं मिले तो ये निहत्थे चीनी फौज के सामने खड़े हो गए। दोस्तों सोचिए, उस समय कुछ 25-30 जिंदा रहे होंगे, सिर्फ 25-30। ये चीनी फौज के सामने खड़े हो गए। वहां से ऑटोमेटिक फायर हो रहा है, वहां से बिल्कुल लगातार दर लगातार फायरिंग हो रही है इनके ऊपर, और यहां ये निहत्थे मैदान में खड़े हैं। ये भिड़ गए चाइनीज फौज से। दो दो चाइनीज को पकड़ के ऐसे उनके सर कुचले, किसी ने गला घोट के मारा चाइनीज को, और धीरे 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 करके दोस्तों 122 में से 114 वीरगति को प्राप्त हो गए। कंपनी कमांडर साहब को एमएमजी का एक बर्स्ट लगा यहां से, बिल्कुल जब उनका बर्स्ट लगा वो जमीन पर गिर गए। उनके हाथ में उस वक्त पिस्तौल थी। जब ये पूरी लड़ाई चल रही थी तो कंपनी कमांडर साहब खुद फायर कर रहे थे, एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच, एक प्लेटून से दूसरे प्लेटून, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, कंपनी हेडक्वार्टर, वापस लड़ो बेटा, यहां करो, ये यहां पे, ये वेपन यहां पे लाओ, वहां पे मारो, यहां से ठोको, ग्रेनेड फेंको, 2 इंच मोटर मारो। ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी। और इस कंपनी कमांडर ने इस तरीके से बिल्कुल चार्ली कंपनी को पकड़ के रखा था, हिलने नहीं दिया। ठोको चाइनीज को, मारो। दोस्तों जब कंपनी कमांडर को गोली लगी तो 2 जवान जो थे उनको उठा के कोने में लेकर आए। कंपनी कमांडर ने बोला कि मुझे हटाओ मत, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे युद्ध भूमि में ही रहना है। उन्होंने बोला नहीं साहब, बहुत खून आपका निकल रहा है, शायद आपकी जान ना बचे। उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं साहब आपको ले जाएंगे। जबरदस्ती जाके उनको एक जगह बैठा दिया। कंपनी कमांडर के हाथ में पिस्टल थे। दोस्तों ये 2 सिपाही फिर लड़ने लगे चाइनीज फौजियों से। कुछ भी उनको एक आध कहीं गोली पड़ी हुई मिलती, किसी की मैगजीन में देखा 1-2 राउंड है, निकाल के फिट करा, गोली मारी। इन्होंने देखा एक हवलदार था चार्ली कंपनी का। वो हवलदार अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, आखिरी सांसें, उसको गोली लग चुकी थी, वो उसकी जान जाने वाली थी। तो ये 2 सिपाही, उनमें से एक 19 साल का था, ये 2 सिपाही भागे भागे गए उसके पास, हवलदार के पास, और बोला कि उस्ताद अब क्या करना है। हवलदार ने बोला कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कंपनी कमांडर साहब की लाश दुश्मन के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों तब तक कंपनी कमांडर इस दुनिया से जा चुके थे। इन लोगों ने कंपनी कमांडर की डेड बॉडी ली, बर्फ से ढक दिया, बहुत बर्फ गिरी थी, बर्फ से ढक दिया, और उसके ऊपर ऐसे लेट गए कि जैसे हमें भी गोली लगी, हमारी भी जान चली गई। दोस्तों कहानी इससे कहीं ज्यादा लंबी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 5 लोगों को तकरीबन बंदी बनाया गया। ये 5 लोग चाइनीज की कैद से भाग गए। फिर ये नीचे आए और जो सर्वाइवर्स थे उनकी पेशी हुई डिफेंस मिनिस्ट्री में। डिफेंस मिनिस्ट्री में ये लोग गए और डिफेंस मिनिस्ट्री में इनको बोला कि क्या हुआ वहां पे, क्या तुम लोग दुश्मन के सामने भाग खड़े हुए, क्या तुमने हथियार डाल दिए, हुआ क्या, चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं की कहानी क्या है। तो इन सिपाहियों ने बताया, पूरी कहानी सुनाई उन्होंने रिजांगला की। तो लोगों ने डिफेंस मिनिस्ट्री में इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, कह रहा क्या झूठ बोलते हो तुम लोग, ऐसा हो सकता है कि 122 3000 से बढ़ जाएं, ऐसा कभी हुआ है। सिपाहियों ने बोला साहब ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है पहले इतिहास में ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने हुआ हम आपको वो सुना रहे हैं। इनको बोला गया कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, जेल जाओगे सब के सब अगर झूठ बोलोगे तो। उन्होंने बोला साहब आप चेक करवा लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमारी पलटन की कहानी है, हमारी रेजिमेंट की कहानी है। दोस्तों एक टीम बनाई गई और उस टीम को हेड करा ब्रिगेडियर TN रैना ने, जिनको प्यार से कुमाऊं रेजिमेंट में टैपी रैना बोलते थे। टैपीज मार्च भी है रेजिमेंट में, मार्चिंग ट्यून है टैपीज मार्च। ये लोग गए रिजांगला। तब तक रिजांगला की लड़ाई, चाइना की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इनफैक्ट 24 घंटे के बाद, रिजांगला की लड़ाई के 24 घंटे के बाद चाइना ने सीज फायर साइन कर दिया था। दोस्तों ये पूरी टीम गई मार्च के महीने में, तकरीबन फरवरी मार्च में ये लोग चढ़ के गए ऊपर रिजांगला। जब ये चढ़ के गए ऊपर रिजांगला तो इन्होंने देखा कंपनी कमांडर की बॉडी
वैसे ही पड़ी थी, बर्फ में जमी हुई। 114 सिपाही इंक्लूडिंग कंपनी कमांडर मेजर साहब, उनका शरीर वैसे ही पड़ा था, जमा हुआ। कंपनी कमांडर के हाथ में पिस्टल थी। एक नर्सिंग असिस्टेंट था दैया, उसके हाथ में सिरिंज था। किसी के हाथ में मोटर का शेल था, किसी के हाथ में उसका हथियार था, किसी के हाथ में पत्थर था। 114 लाशें मिली। जब चीनी गिने वहां पे तो पता लगा कि 1300 चाइनीज सोल्जर्स को इन लोगों ने मारा था एक रात में। दोस्तों, आपने कारगिल की लड़ाई के बारे में तो सुना होगा कि कारगिल की लड़ाई जवानों की जो डेड बॉडीज हैं, उनका शरीर है, उसको लाया गया और फिर अंतिम संस्कार किया गया। पर यह कहानी कारगिल से शुरू हुई थी। कारगिल की लड़ाई के पहले जब लड़ाइयां होती थीं और कोई फौजी वीरगति को प्राप्त होता था तो वहीं पे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। पार्थिव शरीर को वापस भेजने का उस समय कोई पॉलिसी नहीं थी, ये बाद में शुरू हुई। अब 114 आपके सामने वीर पड़े हैं, जमीन पे लेटे, उनको ऊपर से नीचे लेकर आए। अब इनका अंतिम संस्कार करें कैसे? बड़ी मुश्किल सामने आई, क्योंकि लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। वो तो एक ठंडा रेगिस्तान है, वहां पे पेड़ पत्तियां होती नहीं लद्दाख में। तो किसी ने इनको बात बताई, बोला साहब ऐसा है कि यहां से थोड़ा दूर एक स्कूल है जिसकी छत गिर गई है, स्कूल खत्म है। सरकार ने बोला है कि यहां पे नया स्कूल बनाएंगे, लेकिन यह स्कूल खत्म है, क्योंकि छत गिर गई, दीवारें गिर गई, तो नया स्कूल बनेगा, यह स्कूल बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, फौजी गए, वहां पे स्कूल के जो डेस्क थे, जो कुर्सियां थीं, दरवाजे के पल्ले थे, दरवाजे थे, ये सब लेकर आए। पूरा इकट्ठा करा उन्होंने लकड़ी, और उस स्कूल के दरवाजों से, डेस्क से, मेजों से, कुर्सियों से इन 114 बहादुरों का अंतिम संस्कार किया गया। आज की तारीख में जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां पे एक बहुत बड़ा वॉर मेमोरियल बना है। अगर कभी आप लद्दाख जाए, आप लोग जाते हैं ना, कभी चले गए साहब हम ये जगह घूमने चले गए, वो जगह घूमने चले गए, हम पेंगोंग सो लेक गए, बड़े मजे करे लद्दाख में। आप कभी रेजांगला जाइए, उसको अहीर धाम कहते हैं, और पूरी फौज के लिए, पूरी भारतीय सेना के लिए वो एक मंदिर समान है। दोस्तों, आज तेरा कुमाऊं की चार्ली कंपनी जो है, उसको चार्ली कंपनी नहीं कहते, उसको रेजांगला कंपनी कहते हैं। दोस्तों, वो जो कंपनी कमांडर थे, उनका नाम था मेजर शैतान सिंह। सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यह कहानी बैटल ऑफ रेजांगला की। दोस्तों, ऐसी कहानी न कभी लिखी गई, न कभी सुनी गई, न कभी सुनाई गई। दोस्तों, आप सबको रेजांगला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल नहीं। जो वीर होते हैं ना, जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी वीरता का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, बुरा नहीं माना जाता कि उस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए आज के दिन मैं बड़ा खुश हूं, और मैं इससे दुगनी खुशी हो जाती है मेरी कि मेरा ताल्लुक भी कुमाऊं रेजिमेंट से है। मैं मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह की रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है मेजर गौरव आर्या। आप सबको एक बार फिर रेजांगला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, कालिका माता की जय।